सबसे बात करने का, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। तो मैं योग विभाग के अध्यक्ष और उस विभाग के सभी सदस्यों का, नितिन कोरपाल जी का और अन्य सभी जो सहभागी सदस्य हैं, साथ में जितने श्रोता इस पटल पर जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आज के टॉपिक पे हमें चर्चा करनी है। जो टॉपिक सर ने बताया वो टॉपिक, जरा मैं 1 मिनट बस अपना स्लाइड शेयर कर लूं। वहां से अपने आप को स्वस्थ रखना है। स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो हमारा मुख्य टारगेट या उद्देश्य होता है कि हम विभिन्न बीमारियों से निरोगी रहें, अर्थात हम स्वस्थ कहलाएंगे। परंतु इस पैंडेमिक में, इस कोरोना काल में हमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से कितना संयमित रहना है, कितना बैलेंस रहना है, इसकी आवश्यकता पर ज्यादा ज्यादा जोर या फोकस देने के लिए हमको प्रेरित किया है। कारण जैसा अभी नितिन जी कह रहे थे कि हम अपने आसपास के वातावरण से इतने भयभीत हो चुके हैं, इतनी दहशत में आ चुके हैं, और हम और आप सभी अनुभव कर रहे हैं कि चाहे आज हम कितनी भी अच्छी अपनी स्वास्थ्य परिस्थितियों के साथ समाज में है, अपने परिवार में है, लेकिन कहीं ना कहीं मन पर एक ऐसा है, एक ऐसी दहशत आ पड़ी है जिससे हमें एक अनजान भय से, एक जिसको हम कहना चाहिए कि प्रेशर से इस तरह ग्रसित हो गए हैं कि चाहते हुए भी हम अपनी दिनचर्या में एक सामान्य रूटीन को या अपने सामान्य कार्यों को करने में कहीं ना कहीं घबराते हैं। आप देखिए, आज हम जैसे ही अपने गैजेट्स के साथ जाते हैं, मोबाइल खोलते हैं, टीवी खोलते हैं, न्यूज़पेपर उठाते हैं, लगभग हमारा दिन जो होता है वो नेगेटिव न्यूज से शुरू होता है, और वहीं से हमारे मन पर एक ऐसा अवसाद, एक ऐसा डिप्रेशन, एक ऐसा प्रभाव प्रारंभ हो जाता है कि हमें अपने शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। ऐसा हमेशा से कहा गया है कि जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है, और जैसा हमारी मनःस्थिति होती है, लगभग उसी तरह की क्रियाएं या उसी प्रकार की कार्य अवधि हमारी करने की हो जाती है, और उस तरह के कार्यों को करते हुए, उस तरह के रूटीन में अपने आप को डालते हुए हम अपने पूरे दिन की गणना को, अपने पूरे जो हमारा काल चक्र चल रहा है, जो समय चक्र चल रहा है, उसको हम व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। तो केवल अच्छा प्लान कर लेना या केवल अच्छा खा लेना ही यहाँ पर आवश्यक नहीं बचा है। आज के इस पैंडेमिक समय में हमें महती हमारी आवश्यकता हो जाती है कि हमें अपने फूड एंड न्यूट्रिशन पर, अपने इम्यून हेल्थ पर और अपनी मेंटल वेलबींगनेस पर बहुत फोकस करना है। आप सभी अभी योग का अभ्यास कर रहे थे, और जैसा सबने बोला कि निश्चित योग अभ्यास और ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य को काफी हद तक संयत करने में योगदान देती है। योग और साधना को और ध्यान को आज न केवल हम अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार, परंतु हम पा रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर भी हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि अपनी मनःस्थिति को बनाए रखने के लिए, अपने आप को शांत बनाए रखने के लिए वह किस प्रकार योग और ध्यान साधना को अपनाए। तो निश्चित हमें मुख्य बात या हमारे इस पेंडेमिक के समय में जो हमारा प्रयास होगा, वो मुख्य प्रयास यही है कि हमें किस प्रकार अपने आहार एवं भोजन अर्थात फूड एंड न्यूट्रिशन को, किस प्रकार अपनी इम्यून हेल्थ को और किस प्रकार अपने मेंटल वेलबींगनेस को बचा के रखना है। जैसा कि मेरा मानना और हमेशा ये कहना होता है कि टू ईट इज अ नेसेसिटी बट टू ईट इंटेलिजेंटली इज एन आर्ट। इसीलिए यहाँ पर आवश्यकता इस बात की है, या महत्व इस बात पर दिया जा रहा है कि जो खा रहे हैं, जो उपलब्ध है और जिस प्रकार के भोजन की हमारे शरीर को आवश्यकता है,
यह तो एक महत्वपूर्ण बात है ही, परंतु उस भोज्य पदार्थ को कब, कैसे, कितना और कहाँ खाया जाए, ये भी एक इंटेलिजेंट एस्पेक्ट है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हमें कम नहीं खाना है, हमें अनावश्यक नहीं खाना है। आज हमारे शरीर की डिमांड के आधार पर हमें जिन चीजों की बहुत आवश्यकता है, हमें फोकस इन पर करना है। तो वर्तमान पेंडेमिक के समय में ऐसा जो हमारा दिन भर की आहारचर्या है, उसमें हमें ये मानना चाहिए कि 33% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होना आवश्यक है। दौर कठिन है, समय प्रतिकूल है, कभी कभी फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल की उपलब्धता नहीं भी होती है, पर फिर भी हम मध्य क्षेत्र में, सागर में ऐसी जगह निवासरत हैं कि जहाँ फिर भी हमें मेट्रो सिटीज के अपेक्षा इस प्रकार के पैकेज का, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के भोजन का हमें फिर भी काफी अवसर मिल जाता है। तो कोशिश करना है कि हमें अपने दिन में 3 भोजन में कम से कम, ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में, अलग अलग प्रकार के फल और सब्जियों का समावेश करना है। 33% स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट जो हमारे भोजन का मुख्य भाग होता है। हमारी मील जो होती है ये कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होती है, स्टार्ची फूड बेस्ड होती है। चाहे हम गेहूं खा रहे हैं, मक्का खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, या कई क्षेत्रों में, कई रीजन्स में ज्वार, बाजरा, रागी और जिस प्रकार के भोजन की भी प्रथमता होती है, वो उनका बल्क मील होता है। वो इसकी कमी कभी नहीं होती। वस्तुतः हमें अधिकता से भी इसकी बचना है। 12% मीट फिश यदि वह नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति है, और यदि वह वेजिटेरियन व्यक्ति है तो उसे दालों और फलियों के माध्यम से 12% प्रोटीन ग्रुप को रखना अनिवार्य होता है, और 15% हमें मिल्क और मिल्क से बने पदार्थों का सेवन करना अनिवार्य होता है, ताकि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बचा कर रखें। शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होगा तो मानसिक स्वास्थ्य उसके साथ ही जुड़ा है, उसको भी स्वतः ही हम अपनी मेंटल वेलबींग की तरफ ले चलेंगे। लेस देन 8% हाई फैट शुगरी पदार्थ, इस चीज पर, इस ग्रुप पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। होता क्या है कि भोजन के साथ भोजन किन विधियों से बनाया जा रहा है, भोजन में कितना घी तेल होना चाहिए, कितनी नमक, कितनी वसा, कितना मसालों का प्रयोग होना चाहिए, वसा का प्रयोग किया जा रहा है तो वह संतृप्त वसा है, असंतृप्त वसा है, ट्रांस फैट है, किस प्रकार का आहार हम, किस प्रकार के वसीय पदार्थ हम अपने भोजन को पकाने के लिए ले रहे हैं, तो इन सब का चुनाव महत्वपूर्ण होता है। इसको मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी कि फैट्स का चुनाव हमें कैसे करना है। जैसा कि हम हमेशा से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पैंडेमिक या कोविड जो है, महामारी है, एक भय के साथ हम त्रासदी चारों तरफ देख रहे हैं, तो निश्चित आज हमें अपने डाइटरी पैटर्न को, अपनी मनःस्थिति को, अपनी सोशल लाइफ को, अपने सारे सेगमेंट्स को इस तरह से बांध कर रखना है कि महामारी के इस दौर में भी हम अपने चारों हेल्थ के आयाम, चारों आयाम का मतलब है हम अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य को किस प्रकार से धनात्मक बना के रखें। तो यह सब संभव हो सकेगा हमारी फूड हैबिट्स से, हमारी डेली रूटीन हैबिट से, हमारी किस प्रकार की दिनचर्या है और उस दिनचर्या में हमारी एटीट्यूड और सोच और पॉजिटिविटी कैसी है। तो जैसा भी बात प्रारंभ हुई थी कि पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए भोजन तो एक अनिवार्यता है ही, परंतु हमें अपने संवेदनाओं, अपने संवेगों को, अपनी भावनाओं को, अपने व्यवहार को कंट्रोल करना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यही चेन जो है, यही जो हमारे क्रियाओं की एक श्रृंखला बन जाती है, ये हमारी वैल्यूज पर आधारित होती है। और जैसी हम वैल्यूज लेकर आगे चलते हैं, वैसी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी की आदतों का या दिनचर्या का हम शिकार होते हैं, और कहीं न कहीं यह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भोजन तो एक मुख्य कारक है ही,
लेकिन वर्तमान जीवन शैली में हमें ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे लाइफस्टाइल से प्रारंभ हुए हैं। दूषित खाना, खाने का सेवन करते समय कुछ ऐसी बेसिक बातों की जानकारी या ध्यान रखना जो आज लगभग लुप्त होता चला जा रहा है। समय से भोजन करना, भोजन को शांत वातावरण में करना, प्रसन्नतापूर्ण भोजन का बनाए जाना, वातावरण का निर्मित होना, आपस में बैठकर भोजन करना, बिना गैजेट्स और बिना अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ अपने भोजन कक्ष में रहना, बहुत सी ऐसी मनोस्थिति को नियंत्रित कर देता है जो हम अनजाने में जानते नहीं हैं, लेकिन हम अपने डेली डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिस में इनके आदी हो चुके हैं। तो हमें इन सारी बातों को चेक करते हुए ये ध्यान देना है। जो कोविड है, ये जो महामारी की बात हम कर रहे हैं, इसकी संभावना वृद्ध व्यक्तियों को ज्यादा है। डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2, जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत है, जो लोग फेफड़ों के किसी प्रकार के विकार से संक्रमित हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से संक्रमित हैं, सीओपीडी मतलब जो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस हैं, हाइपरटेंशन है, ब्रोंकाइटिस है, लंग्स कैंसर है, अस्थमा आदि व्याधियां जो है, ये पैंडेमिक के दबाव को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। वस्तुतः हमारी भोजन शैली और हमारी दिनचर्या और हमारी जो गतिविधियां हैं, वो कुल मिलाकर हमें एक और अधिक भयानक स्थिति की तरफ ले जाती हैं। जैसा कि स्लाइड पर आप देख रहे हैं कि मेजर रिस्क तो कुछ बीमारियां हैं ही, लेकिन इन बीमारियों का ऑनसेट कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये सब पुअर डाइट से प्रारंभ होता है। यदि हमारा भोजन अनहेल्दी है, हमारी डाइट पुअर है, तो निश्चित हम सबसे पहले तो ओबेसिटी के शिकार होते हैं, जिसको हम सामान्यतः एक बीमारी मानते ही नहीं है। एक अपने इंडियन लाइफस्टाइल में हम इसको एक ऐसा फैक्टर मान लेते हैं जो लगभग 40 वर्ष की आयु के बाद हर महिला और पुरुष के लिए एक कंपल्सरी स्टेप बन जाता है। और यही कंपल्सरी स्टेप कब आगे जाकर क्रॉनिक बीमारियों को, जैसे कि डायबिटीज है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है और कई तरह की क्रॉनिक डिजीजेस हैं, इनको जन्म दे देता है। और कहने को ये केवल एक मोटापा है, लेकिन हमारी सारी बीमारियों, सारी व्याधियों का एक मुख्य प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो ये जो ओबेसिटी या ओवरवेट का ऑनसेट प्रारंभ होता है, ये फॉल्टी पुअर हैबिट्स या पुअर डाइटरी कंडीशंस के कारण प्रारंभ होता है। तो हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भोज्य पदार्थों के साथ, अपने डाइटरी पैटर्न के साथ, अपने रूटीन जो हम डे टू डे अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं खाद्य पदार्थों को, इनके समावेश के साथ, इनके आपस के कॉम्बिनेशन के साथ कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना है। कोविड-19 के में न्यूट्रिशन की जो रिकमेंडेशन आयुष मंत्रालय ने भी दी है और सभी प्रकार के गाइडलाइंस हमें मिलती हैं, इसमें मेजर रोल जो होता है विटामिन सी का, विटामिन डी, जिंक, विटामिन ए, विटामिन ई, सेलेनियम, ओमेगा 3 फैट्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विशेष रूप से जो बात हम करते हैं वो बात होती है फाइटोकेमिकल्स की या प्लांट प्रोडक्ट्स की। फाइटोकेमिकल्स या जिसको हम बोलचाल की भाषा में एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, ये हमारे भोज्य पदार्थों के उन सारे पिगमेंट्स में पाए जाते हैं जो कलरफुल होते हैं। जनरली ये पिगमेंट्स जो होते हैं, ये ऑरेंज कलर के जिनको हम कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, ग्रीन कलर के जिनको हम क्लोरोफिल कहते हैं, व्हाइट कलर के जिनको हम एंथोसायनिन कहते हैं, एंथोसायनॉइड्स कहते हैं, और रेड कलर के पिगमेंट्स जो होते हैं जैसे चुकंदर और लाल भाजी वगैरह में पाया जाता है। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स फाइटोकेमिकल्स के माध्यम से हमारे शरीर में एकत्रित हुए फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने का काम करते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम के जो काम करने से, टूट से जो डिग्रेडेशन होता है, जो टूट की क्रियाएं होती है, उससे जो पॉइजनस पदार्थ या अनवांटेड पदार्थ हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं, इनका टाइम टू टाइम उत्सर्जन आवश्यक होता है। और इनके उत्सर्जन का मुख्य कार्य जो होता है वो फाइटोकेमिकल्स के माध्यम से ही होता है। तो हमें इन न्यूट्रिएंट्स के साथ
इन पोषक तत्वों के साथ अपने भोज्य पदार्थों को जानना आवश्यक है कि इनकी प्राप्ति या इन पैकेजेस को, इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हमें कहाँ से अपने प्राप्त करके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसकी चर्चा अपन आगे की स्लाइड्स में करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोजन कोई ऐसा मैजिक पिल नहीं है कि हमने एक दवा की गोली की तरह उसको खाया और हमारा पूरा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। भोजन जीवन पर्यंत चलने वाली वह श्रृंखला या वह प्रोसेस है जो डे टू डे के कंजम्पशन से ओवरऑल लाइफ स्पैन को, लाइफ क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करती है, मेंटेन करती है और बीमारियों से, व्याधियों से प्रिवेंशन के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म देती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट एडवाइस किए हैं, कुछ ऐसे पोषक तत्वों को रिकमेंड किया है जो कोविड-19 या इस पैंडेमिक से निपटने के लिए या हमें मजबूती प्रदान करने के लिए, हमारे न्यूट्रिशन को या हमारी वेल बीइंगनेस को बैलेंस डाइट के रूप में हेल्दी बनाने के लिए प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है। तो इनमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल आता है प्रोटीन का। प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण करने में वो पोषक तत्व हैं जिनसे टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। हमारे शरीर के जितने भी ऐसे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे वाइटल जो कार्य करने वाले प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वह हार्मोन्स की बात करें, चाहे एंजाइम्स की बात करें, चाहे ब्लड की बात करें, चाहे हम एंटीबॉडीज की बात करें, ये सारे जो होते हैं ये प्रोटीन से निर्मित होते हैं। तो प्रोटीन हमें अच्छी मात्रा में लेना, पर्याप्त मात्रा में लेना, लगभग इसकी जो आवश्यकता होती है ये 1 kg पर बॉडी ग्राम, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। जितना हमारे शरीर का वजन है लगभग उतने ग्राम्स हमारी प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक सामान्य कंडीशन में। डिजीज कंडीशन है या किसी प्रकार की इलनेस है या किसी प्रकार की व्याधियां हैं तो प्रोटीन की आवश्यकता बदल सकती है और साधारणतः 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट सफिशिएंट होता है। इसके मुख्य जो सोर्सेस होते हैं वो सभी प्रकार की नट्स, सीड्स, सोया प्रोडक्ट्स। सोयाबीन जो होता है ये प्रोटीन का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। लगभग 40% सोयाबीन 100 ग्राम से हमें प्राप्त होता है और इतना अच्छा अमाउंट या इतनी अच्छी मात्रा प्रोटीन की किसी भी भोज्य पर। हम बात कर रहे थे कि प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमें जो जितने भी सीड्स हैं, जितने भी बीन्स हैं, जितने भी दालें हैं, और यदि नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति है तो लीन मीट, पोल्ट्री, एग, ये सारे जो होते हैं ये प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं। तो इनका हमें दिन में कम से कम 2 बार अपने भोजन में समायोजन करना आवश्यक होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी बूस्टर या इम्यून हेल्थ को प्रमोट करने के लिए दूसरा इम्पोर्टेंट पोषक तत्व जो है वह विटामिन ए होता है। विटामिन ए, जैसा अभी मैंने आपको पिछले उसमें बताया कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। जितने भी ऑरेंज, पीले, नारंगी और पीले वर्णक पदार्थ वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, चाहे वह पपीता हो, आम हो, भाजियां हो, रेड पेपर जो मिर्च है, लाल मिर्च है, जो कैप्सिकम है, ये कैरोटीनॉइड्स के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। ये कैरोटीन के रूप में हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण करते हैं। विटामिन ए अपने आप में हमारा शरीर सिंथेसाइज नहीं करता है। हम भोज्य पदार्थों के माध्यम से कैरोटीन्स को लेते हैं और ये कैरोटीन्स हमारे शरीर में जाके है कि जितने भी पीले वर्णक भोज्य पदार्थ होते हैं वो सब कैरोटीन्स के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। मिल्क, काऊ मिल्क, जो गाय का दूध होता है, ये भी कैरोटीनॉइड्स का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है और केवल काउज मिल्क एक ऐसा सोर्स है जिसमें हमें विटामिन ए की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि आप देखेंगे कि इसको थोड़ी देर आप छोड़कर रखेंगे तो इसके ऊपर एक जो पीली लेयर आती है, जो पीली क्रीम की लेयर आती है, इसका पीलापन, इसमें उपस्थित कैरोटीनॉइड्स का अंश होता है। तो विटामिन ए का भी हमें ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की इस समय बात की जा रही है दैट इज विटामिन सी।
Vitamin C supports the immune system by stimulating the formation of antibodies. हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, उन एंटीबॉडीज के प्रमोशन के लिए, स्टिमुलेशन के लिए विटामिन सी का होना आवश्यक होता है। बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं हमारे शरीर में, जैसे अभी हम आयरन की भी बात करते हैं, तो आयरन फेरस फॉर्म में होता है, उसका हमारे शरीर में जाके फेरिक फॉर्म में परिवर्तन आवश्यक होता है, और ये फेरस को फेरिक फॉर्म में बदलने का काम विटामिन सी ही करता है। तो बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि हम पर्याप्त मात्रा में आयरन ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ यदि विटामिन सी नहीं ले रहे हैं तो इस विटामिन सी की उपलब्धता हमारे शरीर में न होने के कारण आयरन का सैचुरेशन भी नहीं हो पाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि विटामिन सी का रोल बहुत सारे कोएंजाइम्स की तरह मेटाबॉलिक सिस्टम में एक एक्टिवेटर की तरह होता है, इसलिए ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होने के बाद भी, बहुत माइक्रो अमाउंट में इसकी आवश्यकता होने के बाद भी शरीर के बहुत मेजर फंक्शंस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माना जाता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि जितने भी जूसी हेयर वाले खट्टे फल होते हैं, वो सब विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं, लाइक ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, जितने भी स्ट्रॉबेरीज है, टोमेटो जूस है, ब्रोकली है, कीवी है, कैंटलूप्स है, पपाया है, रेड बेल पेपर है, और स्पेशली स्प्राउटेड। जब हम बीन्स को, दालों को भिगो कर रखकर उसको पानी में सोख करके हल्का सा स्प्राउट कर देते हैं, तो स्प्राउटिंग प्रोसेस के साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो उन दालों में बढ़ता ही है, लेकिन स्प्राउट प्रोसेस में विटामिन है हमारे शरीर के एंटीबॉडी स्टिमुलेट करने के लिए। तो इस पर हमें विशेष ध्यान रखना है। यदि दिन भर में हम अपने भोजन में एक आंवले का सेवन करते हैं तो विटामिन सी की काफी अच्छी मात्रा, काफी पर्याप्त मात्रा हमें प्राप्त हो जाती है, और बहुत आसानी से हमारे इंडियन कल्चर में तो यह एक उपलब्ध है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि केवल आंवला एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है, एक ऐसा फूड आर्टिकल है जिसको किसी भी रूप में यदि हम प्रिजर्व करके रखते हैं तो किसी भी रूप में सालों तक रखने के बाद भी इसका विटामिन सी लॉस नहीं होता है। ऑल्दो विटामिन सी इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, बहुत अधिक पानी की मात्रा का प्रयोग करने से या पानी में धोकर उसको फेंक कर या उस पानी को डिस्ट्रॉय कर यदि हम फल और सब्जियों का सेवन करते हैं तो ये विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होने के कारण उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये विटामिन क्योंकि पानी में घुलनशील होते हैं, इसलिए हमें फल और सब्जियों को पहले धो लेना है, ताकि काट कर धोने के बाद कट सरफेस से अधिक न्यूट्रिएंट लॉस होगा, और होल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को यदि हम धोकर अच्छी तरह से सुखा लेते हैं तो उससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का लॉस कम होगा। नेक्स्ट इज विटामिन ई। विटामिन ई भी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और स्पेशली इसकी जो मात्रा है काफी अच्छी मात्रा में ये सीरियल्स में, सनफ्लावर सीड्स, एलमंड्स मतलब बादाम, वेजिटेबल ऑयल जिसमें सनफ्लावर ऑयल, और ये जो हमारे हेजलनट्स होते हैं, पीनट्स, बटर नट होते हैं, इनमें ये बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं विटामिन ई। और साधारणतः यदि हम अपने भोजन में सभी प्रकार के सीरियल्स का प्रयोग करते हैं, मतलब अनाजों को मिलाकर यदि हम खाते हैं तो उसमें विटामिन ई की काफी पर्याप्त मात्रा हमें मिल जाती है। अलग से किसी प्रकार के विटामिन की आवश्यकता हमें, विटामिन ई के अलग से सोर्सेस की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जो डॉक्टर डार्लिंग ने रिकमेंड किए हैं उसमें गार्लिक मतलब लहसुन, जिसमें एलिसिन एक कंपाउंड होता है, और इसका ये एलिसिन जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। साधारणतः हमें ध्यान ये रखना है कि लहसुन का जो सेवन होता है, अगर रॉ गार्लिक को
थोड़ा सा पानी में आप सोक कर दें तो उसकी मेम्ब्रेन जो है ये बहुत इजीली निकल जाएगी और उसको आप चबा कर खाएं। जनरली क्या होता है, बहुत से लोगों का कहना होता है कि वह लहसुन का सेवन नियमित कर रहे हैं लेकिन उतना फायदा नहीं मिलता। सेवन करना मतलब उसको निगल कर खा लेना हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम में किसी भी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। एज इट इज जैसा हमने उसको निगल के लिया है ऐसा का ऐसा यह एक्सक्रीट हो जाता है और बॉडी में इसकी किसी प्रकार की फंक्शनिंग नहीं होती। इसको लेने के लिए बहुत आवश्यक रूप से हमें ये जानना जरूरी है कि इसको हमें दांत से पूरी तरह से चबाना है, क्रश करना है। क्रश करने के बाद ही इसका जो सलाइवा के वह हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। अदरवाइज इसका रोल एज ए न्यूट्रिएंट हमें नहीं मिल पाता है। बहुत से लोगों को कच्चा लहसुन खाने में समस्या होती है, उसके पंजेंट टेस्ट के कारण, उसमें उपस्थित एलिसन के कारण, बिटरनेस के कारण वह उसको नहीं वो ले सकते हैं उस कच्चे रूप में। तो उसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। रोस्टिंग करने से उसका फ्लेवर, उसका अरोमा थोड़ा सा एक्सेप्टेबल हो जाता है, आसानी से लिया जाता है। और जिंक जो है ये सभी प्रकार के सी फूड्स में, विशेष रूप से पोल्ट्री मीट, लीन मीट, इसमें काफी अच्छी मात्रा में होता है। अलावा शाकाहारी लोगों के लिए सभी प्रकार के होल ग्रेन, बीन्स और नट्स, जो चाहे वह अलसी है, चाहे वह तिलहन के रूप में हो, अलसी और तिल इसके बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं बीफ के। और इसमें और भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स काफी अच्छी मात्रा में होते हैं। तो ये हमारे वेजिटेरियन सोर्सेस में इनका सेवन हेल्पफुल होता है। अब पिछले स्लाइड पे मैंने आपको चर्चा की थी कि फैट्स की बात जहां कही थी, तो देयर आर सम हेल्दी टिप्स फॉर मेंटेनिंग अ बूस्ट इम्यून स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना है कि रिप्लेस योर सैचुरेटेड विद अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट क्या है, इसको बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन एक सेंटेंस में मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जो वसीय पदार्थ तरल रूप में होते हैं दे आर अनसैचुरेटेड फैट, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जो वसीय पदार्थ थोड़े से सेमी सॉलिड स्टेट में होते हैं, घी, बटर वगैरह, दे आर सैचुरेटेड फैट। इन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स के बीच में एक शब्द और है जिसको हम न्यूट्रिशन में ट्रांस फैट्स के रूप में बोलते हैं। तो जितने भी फ्राइंग के लिए, तलने के लिए हम सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल अधिक करेंगे और भोज्य पदार्थ में एक क्रिस्पनेस, एक उसके ऊपर जो बेक्ड लेयर, एक जो फ्राइड लेयर डिपॉजिट हो जाती है, इसकी क्रिस्पनेस ये बताती है कि इसमें ट्रांस फैट्स की मात्रा अधिक है। तो हमें इस प्रकार के ट्रांस फैट्स और इस प्रकार के सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन करके ओबेसिटी और ओबेसिटी के साथ दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को जन्म देते हैं। इसके लिए हमें अनसैचुरेटेड, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो वेजिटेबल ऑयल्स, जैसे ऑलिव ऑयल है, सोया ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, आदि का इस्तेमाल ज्यादा करना है, बजाय इसके कि बटर, घी, लार्ड या कोकोनट ऑयल या पाम ऑयल जो होते हैं, ये जो है ये संतृप्त वसा के सघन स्रोत होते हैं, इनको आपको अवॉइड करना है। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए eating fish 2 to 3 times a week with at least one serving with oily fish will contribute to our right intake of unsaturated fat। क्योंकि फिश ऑयल में जो होता है ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का काफी अच्छा परसेंटेज होता है, इसलिए नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिश का सेवन सप्ताह में 2 से 3 बार काफी अच्छा हेल्दी चॉइस हो सकता है उनके सैचुरेटेड फैट्स को रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट कम्स ईट लेस सॉल्ट एंड शुगर।
इस बात पर हमें ध्यान रखना है कि खाना तो ठीक है, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी फूड ग्रुप्स हम डेली ले रहे हैं, जो अभी मैंने आपको पिछला डिस्ट्रीब्यूशन बताया वो डिस्ट्रीब्यूशन तो रखना ही है, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि हमें अपने भोजन में सॉल्ट और शुगर के लेवल को आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स चेक करना या मिनिमाइज करना जरूरी होता है। इसमें आप अलग से टेबल सॉल्ट टेबल शुगर का इस्तेमाल ना करें, ड्रेसिंग्स का इस्तेमाल ना करें, अलग से टॉपिंग्स का इस्तेमाल ना करें। जिन भी भोज्य पदार्थों को पकाने में कुकिंग के समय में जो शुगर या जो सॉल्ट की मात्रा का यूज होता है उसके अलावा टॉप सॉल्ट का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये हमारे कोरोनरी सिस्टम को, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए एक मूल मिनरल माना जाता है, एक मूल घटक माना जाता है। बेशक इसकी बहुत मात्रा जो है ये हमें ग्राम्स में चाहिए होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 4 से 5 ग्राम सोडियम जो होता है ये पर्याप्त होता है, सॉल्ट जो होता है ये पर्याप्त होता है। सॉल्ट के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि सॉल्ट तो लो ले रहे हैं, लेकिन सॉल्ट लो के साथ साथ हम इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि बहुत सारे ऐसे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, बहुत सारे अचार मुरब्बे पिकल्स वगैरह हैं जिनमें सोडियम या प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम सॉल्ट या कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। तो हम टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल तो कम कर रहे हैं, लेकिन अदर सोर्सेज से जो सोडियम का कंजम्पशन बढ़ रहा है ये भी हमारे हेल्थ पैटर्न को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। तो यहाँ पर विशेष टिप है मेरा कि आफ्टर द एज ऑफ 40 लेस सॉल्ट एंड लेस शुगर इज मस्ट फॉर हेल्दी बॉडी एंड फॉर हेल्दी इम्यून सिस्टम। कुछ बातें हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पोर्शन साइज के साथ साथ भोजन के साथ साथ भोजन की क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ साथ ध्यान रखना जरूरी है कि भोजन पर्याप्त है, भोजन के फूड ग्रुप्स हमने सभी चुने हैं, बैलेंस डाइट है, लेकिन उसके बाद भी हमारी हेल्थ कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो वहां पर हमारी जो फूड हैबिट्स है, जो हमारी फूड हैबिट्स क्या होती हैं कि हम किस प्रकार का भोजन किन परिस्थितियों में ले रहे हैं, और उसमें हमारी टेंडेंसी वर्तमान समय में बन गई है तो स्किप द ब्रेकफास्ट। जनरली हम देखते हैं कि ब्रेकफास्ट क्या होता है, चाय के साथ हमने बिस्किट ले लिया, चाय के साथ टोस्ट ले लिया, हल्का फुल्का कुछ खा लिया और हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है। नो, दिस इज द फर्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट मील जिसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें अपनी इस फर्स्ट मील पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। देखिए होता क्या है कि रात को सोने के बाद से सुबह तक ये जो 7 और 8 घंटे का गैप होता है, इस फास्ट को ब्रेक करने के लिए ही इस मील का नाम ब्रेकफास्ट दिया गया है। ब्रेकफास्ट जितना हेल्दी होगा, ब्रेकफास्ट जितना रिच होगा, ब्रेकफास्ट हमारे टोटल जो हमारी डिमांड है दिन भर की पोषक तत्वों की और भोज्य समूहों की, उसका कम से कम 1/4 भाग जो है ये हमें ब्रेकफास्ट में ही मिल जाना चाहिए। 75% भाग हम लंच से लेते हैं और ब्रेकफास्ट से हम 25% भाग भी नहीं लेते। जबकि हमें ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 25% टोटल एनर्जी का तो हमें ब्रेकफास्ट से लेना ही है। और यदि आप इससे ज्यादा का पोर्शन साइज
एक्सेस ऑयल में इसकी कुकिंग कर रहे हैं, ये इसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को खत्म कर देता है। योगर्ट या दही एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है प्रोटीन के लिए, काफी अच्छी मात्रा में। पर हमें ध्यान यहाँ रखना है कि ना तो इसमें आप बहुत ज्यादा नमक का सेवन करिए, ना बहुत ज्यादा इसमें एडिशनल रूप से शुगर डालिए। यदि आपको फ्लेवर और टेस्ट चेंज करना है तो फ्रूट्स मिला सकते हैं इसमें। 1 टेबलस्पून हनी या शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है। योगर्ट जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ विटामिन डी का भी काफी अच्छा सोर्स है, एक हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए आवश्यक होता है। आलमंड्स मैंने अभी आपको बताया, ओमेगा 3 ओमेगा 6 ऐसी फैटी एसिड्स के लिए अखरोट और बादाम एक बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट है। सनफ्लावर सीड्स ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन ई काफी अच्छी मात्रा में मिलते हैं और ये हेल्दी सुपर फूड के रूप में आजकल काफी प्रचलन में आ गए हैं। टर्मरिक हम सभी जान रहे हैं, आयुष मंत्रालय बार बार हमें इस बात के लिए अवेयर करता है कि रात को सोते समय यदि दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल दी जाती है तो हल्दी में जो कर्क्यूमिन है ये इम्यून काफी अच्छा इम्यून बूस्टर है और स्पेशली हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं इनको एज एंटीऑक्सीडेंट बाहर निकालने में काफी हेल्पफुल करता है ग्रीन टी। ग्रीन टी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ग्रीन टी में जो EGCG एक ग्रीन टी का एक सब्स्टिट्यूट है जो हमारे इम्यून सिस्टम को एनहांस करने में काफी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जो थियानिन अमाइनो एसिड होता है ये हमारे जो जो आप जिस बात में हम कोरोना इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, इसके जो जर्म फाइटिंग कंपाउंड होते हैं, इसके जो टी सेल्स होते हैं, इसको ब्रेक डाउन करने में इसके अमाइनो एसिड जो है काफी हेल्पफुल होते हैं। तो ग्रीन टी इज ए वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, एक काफी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो कोशिश करें कि हम अपने डे टू डे लाइफ में जिनको चाय और कॉफी की बहुत ज्यादा आदत होती है वो इसको ग्रीन टी से सब्स्टिट्यूट करके ले सकते हैं। पपाया, कीवी ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो जिनको हम सुपर फूड्स के रूप में रखते हैं, क्योंकि बिकॉज दीज आर लोडेड विथ विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विशेष रूप से पपीते में जो एक पपेन नाम का एंजाइम होता है ये प्रोटीन के डाइजेशन के लिए बहुत यूजफुल होता है और साथ साथ में इसमें पोटेशियम और फोलेट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। तो ये कीवीज और पपायाज जो इजीली आजकल अवेलेबल भी हैं, ये नेचुरली फुल एसेंशियल न्यूट्रिएंट एसिड्स के साथ एक फुल पैकेज होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के या मल्टीविटामिन्स के। तो इनका सेवन हमें रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए। बटर मशरूम जो प्रोटीन के साथ साथ हमारे एंटी ट्यूमर इफेक्ट्स को कम करता है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है इसका, काफी अच्छी मात्रा में हमारे शरीर हमारे इम्यून सिस्टम को लड़ने की ताकत देता है। वाटरमेलन जो वर्तमान समय में हमारे पानी के मॉइस्चर कंटेंट को भी काफी मात्रा में कंट्रोल करता है और इसमें इसका जो ग्लूटाथियोन होता है, जो रेड कलर का पिगमेंट होता है ग्लूटाथियोन, ये इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमें एक अच्छा इम्यून बूस्टर प्रदान करता है। वर्तमान समय में इस सीजन के समय में ये आसानी से उपलब्ध भी है, तो इसका सेवन हमें करना चाहिए। फिर मैं आपको बार बार यही टिप देती हूँ कि हम गलती क्या करते हैं कि बहुत देर तक काटकर इन फल और सब्जियों को रख देते हैं और इनकी कट सरफेस से जो वेपराइजेशन होता है, जो वाष्पीकरण होता है, उसमें विटामिन का लॉस काफी मात्रा में हो जाता है क्योंकि ये वोलेटाइल विटामिन होते हैं और वोलेटाइल होने के कारण ये इसके कट सरफेस से एक्सपोज हो जाते हैं। वस्तुतः हमें जो इनसे स्ट्रॉन्गनेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। कुछ नेचुरल बूस्टर्स जैसा तुलसी है, बहुत अच्छी इसकी हमें भारतीय हमारे पास प्लांट्स में ये एक काफी अच्छा ऑप्शन है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की काफी कैपेसिटी होती है। तो डेली यदि हम 3 से 4 पत्ते इसका तुलसी के सेवन का करते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को इस प्रकार
प्रकार के, स्पेशली जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, उनको इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अलावा इसके हमारे किचन में दालचीनी, जीरा पाउडर या क्यूमिन्स के रूप में हम जो जीरे का इस्तेमाल करते हैं, इनमें पाए जाने वाले जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, और इसेंशियल ऑयल्स के साथ साथ इनमें जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारे शरीर में बीमारियों के साथ साथ इम्यून एनहांसर्स कहलाते हैं। हमारे शरीर की हमारी फिजिकल के साथ हमारी मेंटल वेलबींगनेस को भी ये प्रभावित करते हैं और बचाए रखने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये बहुत आसानी से मिलने वाली स्पाइसेस हैं और बहुत कम मात्रा में, बहुत माइक्रो अमाउंट्स में इनकी आवश्यकता जो है ये हमारे शरीर को होती है। आंवले की बात मैंने आपको पीछे बताई थी कि इसका सेवन हमारे भारतीय खाद्यान्न में एक सबसे अच्छा इसको हम फल मानते हैं या सब्जी मानते हैं। तो इसको आप अपने किसी भी फॉर्म में, चाहे आप कैंडी के रूप में इस्तेमाल करिए, चाहे चटनी के रूप में इस्तेमाल करिए, चाहे आप कच्चा खाने के रूप में इस्तेमाल करिए, तो जिस भी फॉर्म में, जिस भी रूप में आपके पास इसकी उपलब्धता है, इसका सेवन आप अवश्य करिए। खाने के कुछ टिप्स में हमें ध्यान रखना है कि खाने के पैटर्न को बहुत ध्यान रखना है कि जितना चबाकर खाएंगे, जितना स्लोली खाएंगे, जितना पीसफुल एटमॉस्फेयर में भोजन करेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम को उतना फायदा होगा, उतना हमें अपने इन्फेक्शन और से लड़ने में और अपने इम्यूनिटी को एनहांस करने में सहायता मिलेगी। क्योंकि हम चबाकर यदि आराम से खाते हैं तो गट को तो जो मैसेज जाता है वो ठीक है, ब्रेन को मैसेज जब तक जाता है कम से कम 5 to 10 मिनट्स का डिले होता है ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचने में, और हमारे ट्रांसमीटर उसी तरह से काम करते हैं। तो जितना स्लो चबाकर आप खाएंगे, हमारे ब्रेन ट्रांसमीटर्स को जब ये मैसेज उतना स्लोली और उतना काम रूप में पहुंचेगा, तो हमारी ईटिंग से, हमारे खाने से, चबाने से मिलने वाले जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इसका सही प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमारा मस्तिष्क, हमारा पूरा शरीर, पूरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कर सकेगा, जो फायदेमंद होगा। वर्तमान पेंडेमिक में हमें अपने साइकोलॉजिकल सिस्टम को, अपने न्यूट्रिशन और हेल्थ को तो बचाकर रखना ही है, अपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट को भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। क्योंकि जैसा पहले ही नितिन सर ने आपसे चर्चा की कि वर्तमान समय में हम अपने वातावरण से कम अपने द्वारा सृजित भय से ज्यादा दहशत में हैं, और ये हमारे साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम को बिगाड़ता है, हमारे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए अपने इम्यून सिस्टम की स्ट्रॉन्गनेस के साथ अपने थॉट प्रोसेस की स्ट्रॉन्गनेस को भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि फिजिकल वेलबींगनेस के साथ मेंटल वेलबींगनेस बहुत जरूरी है। वर्तमान जो अनसर्टेनिटी है, एक फियर है, एक सैडनेस है, ये हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को एक स्ट्रेसर देते हैं। न्यूट्रिशन को कहीं ना कहीं ये एक सेटबैक देते हैं, एक बाउंसर देते हैं। तो हमें इनके बाउंसर से बचने के लिए ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस करनी है, काम एंड कूल एटमॉस्फेयर बनाना है। परिवार में जितने सदस्य हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग से आपस में वातावरण को थोड़ा प्रसन्नतापूर्ण बनाने के साथ आवश्यकता है हमें अपनी थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि हम अपनी मेंटल वेलबींगनेस को बचाकर रखें। ट्रैवलिंग, जैसा हम सभी जानते हैं, बार बार शासन हमसे बार बार आग्रह करता है कि यदि आवश्यक हो तभी हम घर से बाहर निकलें, अन्यथा अनवांटेड घर से बाहर निकलना हमारे इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है, इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। तो इस चेन को ब्रेक करने के लिए हमें घर पर रहना, सुरक्षित रहना आवश्यक है। आयुष मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हमें बार बार रिकमेंड करता है कि इन सारी प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ साथ ड्रिंक वार्म वाटर थ्रू आउट द डे, practice meditation, yoga and pranayam, increase the intake of turmeric, cumin, coriander and garlic, drink herbal tea और जो मैंने आपको तुलसी, ब्लैक पेपर, जिंजर, इसका काढ़ा बोला, इसकी
आयुष मंत्रालय ने हमें इसका रिकमेंडेशन दिया है। शुगर की जगह जैगरी का इस्तेमाल करिए। गुड़ इज बेटर ऑप्शन फॉर एनर्जी। अप्लाई घी, क्लैरिफाइड बटर, तिल का तेल, कोकोनट ऑयल या सरसों के तेल को नॉस्ट्रल्स में लगाने से जो हम कोरोना वायरस है इसके हमारे शरीर में इनहेल होने की क्वालिटी जो है थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं जाने से पहले यदि हम थोड़ा सा सरसों का तेल या नारियल के तेल का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये फायदेमंद होता है। बीच बीच में हमें स्टीम लेना है। भाप एक बहुत अच्छा सशक्त माध्यम है हमारे शरीर में पैदा हुए इन्फेक्शन को रोकने के लिए, या इस प्रकार के इन्फेक्शन के बढ़ जाने के बाद उसको चेक करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए यदि हम उसमें थोड़ा सा पुदीना की लीव्स या मिंट लीव्स डाल लेते हैं तो इसकी खुशबू, इसकी फ्लेवर भी बढ़ जाती है और साथ में इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है ये भी बढ़ जाती है। तो हमें इन सारी चीज़ों के साथ अपनी हेल्थ को बचा कर रखना है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखना है। इस पेंडेमिक में सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमें दहशत नहीं फैलानी है, घबराना नहीं है। हैप्पी इंडेक्स को बढ़ाकर रखना है और उस हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए अपने सोशल रिलेशंस को चेक करते रहिए, उनके साथ जुड़े रहिए, कनेक्टिविटी बना के रखिए। जितना हेल्दी हम भोजन करेंगे, जितनी हेल्दी हमारी थॉट प्रोसेस होगी, जितनी स्ट्रांगनेस हमारी पॉजिटिविटी के साथ हमारी डे टू डे एक्टिविटीज की बढ़ती हुई क्रियाओं के साथ बनी रहेगी, उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ हम अपने इस डिप्रेशन को, अपने इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएंगे, एंग्जाइटी फैक्टर को दूर रखेंगे। वस्तुतः एंग्जाइटी के दूर रहने से, डिप्रेशन के दूर रहने से बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है ये ऑटोमेटिकली चेक हो जाती हैं। तो आई थिंक यदि आप इन बातों का थोड़ा सा गहराई से, थोड़ा सा ईमानदारी से डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस बनाकर एक अपने जीवन का ऐसे अंग के रूप में इसे आप स्वीकार कर लेंगे और निश्चित आपके जीवन प्रणाली को, लाइफ की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्यून बूस्टर की तरह एक टॉनिक मिलेगा और हम स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे। इस प्रकार के पैंडेमिक महामारी से लड़ने की क्षमता को बनाए रखेंगे। तो आप सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। इस बीमारी से मन, शरीर और अपने क्रियाओं के साथ जीवंत बने रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आपने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।